तो इट इज एन इंट्रोडक्शन मॉड्यूल। मतलब आपको एक एहसास होगा कि किस तरीके से मतलब हम करते हैं। हम आगे चलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रजत रे है। मैं पीएचडी क्लिनिकल न्यूट्रिशन में हूँ और स्पेशलाइजेशन मेरी फाइटो मेडिसिन में है। और मैंने एमएस किया है न्यूट्रिशनल साइंसेज एंड टॉक्सिकोलॉजी में। सीएफटी में प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन में हूँ और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स फ्रॉम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मेडिकल फूड एंड न्यूट्रिशन से मैंने किया है। तो जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो डाइट और फाइटो मेडिसिन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। फाइटो मेडिसिन के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि होती क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है। एक और किसी ने भी हमें ज्वाइन किया है जेड ऑर्डर्स के नाम से, तो उनका भी स्वागत है। तो हमारा विजन ये है कि अगर देखिए, पूरा इंडिया में हर इंसान, हर आदमी, हर औरत, हर व्यक्ति अगर वो हेल है, हार्टी है, हेल्दी है, तो एक इंडिया जो है खुशहाल देश बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैं जितेंद्र जी से पूछ रहा हूं, बनेगा कि नहीं बनेगा? जितेंद्र जी। दीपेंद्र। दीपेंद्र। दीपेंद्र, ओके। डेफिनेटली बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो हम उसी उसी को हम जो है अचीव करना चाह रहे हैं कि हर इंसान जो है वो हेल्दी हो, हैप्पी हो और खुशहाल हो। तो आप सबने एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर आपकी डाइट ही खराब है तो दवा किस काम की? और अगर आपकी डाइट ठीक है तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुना है ना आप सब लोगों ने? मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। आप सबने से किसी ना किसी ने तो क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना होगा। तो ये कोलंबस जो हैं, ये क्या करते थे, ये जो हैं, ये एक्सप्लोरर थे, सी एक्सप्लोरर। तो जगह जगह नए नए जो लैंड है उसको ढूंढते थे। तो उस जमाने में क्या होता था कि जो सीमैन होते थे, जो सेलर्स होते थे, उनके जो है मसूड़ों में से, गम्स में से जो है ब्लड आना शुरू, ब्लीडिंग शुरू होती थी। उनके हाथ पांव या उनके जॉइंट्स में दर्द होता था। तो वो सोचते थे कि ये जो है इसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि इसका अब इसको तो कोई छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी और को हो जाएगी। वो छुआछात वाली चीज समझते थे कि छूत की बीमारी है। और इस चीज में उनको ये नहीं पता था कि ये किस वजह से। वो ये सोचते थे कि ये जो है या तो लेथार्जी की वजह से है। तो वो हमेशा क्या करते थे, कहीं ना कहीं किसी आइलैंड पे उन लोगों को ड्रॉप करके चले जाते थे। वापसी में देखते थे तो वो ठीक ठाक होते थे, उनकी समझ में आता नहीं था। उस जमाने के, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, उस जमाने के बहुत से जो डॉक्टर्स होते थे वो भी इसके पर ढूंढने की कोशिश करते थे कि ये क्या है। वो दवा ढूंढते थे, मेडिसिन ढूंढते थे। ऐसी सबसे पहले जो है 1535 1536 में जैकिस कार्टियर करके एक फ्रेंच एक्सप्लोरर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब देखा कि ऐसा है तो उन्होंने जो है ग्रीन टी जो है, एवरग्रीन नीडल टी बोलते हैं उसको, उससे उसका इलाज करने की कोशिश करी। बहुत सालों बाद फिर डॉक्टर जॉन वुडऑल ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कन्विंस किया। 40 साल लगे उनको कन्विंसिंग में कि जितने भी आप के ऐसे केसेस हैं आप उनको लेमन जूस पिलाएं, उससे वो ठीक हो जाएंगे। 40 साल लगे ईस्ट इंडिया कंपनी को कन्विंस होने में। और उसमें 1 लाख से ज्यादा जो सेलर्स थे उनकी डेथ भी हुई। बीमारी का नाम था स्कर्वी और उसका डेफिशिएंसी कॉज था विटामिन सी। सिंपल एक विटामिन सी की कमी की वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। क्योंकि विटामिन सी नहीं होता था तो कार्टिलेज नहीं बनता था, स्किन की इश्यूज होते थे, लेथार्जी होती थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर विटामिन सी की कमी होती है तो हेल्थ का और फूड का कनेक्शन बहुत पहले ही मेडिकल स्ट्रीम को समझ में आ चुका था। अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये भी एक डॉक्टर का ही बोला हुआ है, व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज एंड व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। ये भी एक डॉक्टर ने बोला है। तो आप सबने हेल्थ, सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आप सब जानते ही हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आप जानते हैं वो आप एक अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर जानते हैं। आपका एक संदर्भ है, आपका एक जो बॉक्स है उसके अंदर आप जानते हैं कि हेल्थ होती क्या है।
सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, कोई बोलता है ऐसी होती है हेल्थ, कोई बोलता है वैसी होती है, लेकिन हेल्थ एक्चुअल में उसकी एक डेफिनेशन है। हमें उस डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करना है कि वो एक्चुअल में है क्या। तो अब देखते हैं कि हेल्थ को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं, हेल्थ जो है इज द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इम्पेयरमेंट। एक ऐसी स्टेट जो व्यक्ति को, जो उसकी पूरी डेली लाइफ की जो डिमांड्स हैं, चाहे वो एनर्जी की हो, चाहे वो बॉडी की रिपेयर मेंटेनेंस की हो, उसको वो कोप अप करे और अच्छे से कोप अप करे। इसको हम हेल्थ बोलते हैं। हेल्थ भी बड़े प्रकार की होती हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आप ही से पूछता हूँ, हितेश जी आप बताइए हेल्थ कितने प्रकार की होती है, या कितने प्रकार की छोड़िए, आप किसी एक टाइप की हेल्थ बता दीजिए। एक हेल्थी शेड्यूल में लाइक हम टाइम पे खा रहे हैं, टाइम पे अपनी नींद को ले पा रहे हैं, और अच्छी तरीके से हम एनर्जी पूरे दिन हमारे पास रहती है, ताकि हम जो भी अपने पूरे डेली रूटीन के वर्क है उसको कर पाए। एक हेल्थी लाइफ शेड्यूल मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ओके, तो आप जो है फूड को आप हेल्थ से रिलेट कर रहे हैं, बट हेल्थ है क्या? जो मैंने अभी आपको बताया था, इट इज द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इम्पेयरमेंट। और जो व्यक्ति की डेली डिमांड्स होती हैं, एनर्जी की हो, रिपेयर मेंटेनेंस की हो, या उसके जो मेटाबॉलिज्म की डिमांड हो, उसको वो पूरी तरह से पूरा करे, उसको हेल्थ बोलते हैं। अब हेल्थ के बड़े बड़े सारे प्रकार होते हैं। आई थिंक आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जनरली लोगों को नहीं मालूम होता है। अगर आप एक पिरामिड देखें तो पिरामिड के नीचे आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो है सबसे नीचे है फिजिकल हेल्थ, उसके ऊपर सोशल हेल्थ है, फिर एनवायरमेंटल हेल्थ है, फिर मेंटल हेल्थ है, फिर स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसके बाद इमोशनल हेल्थ है। अगर किसी की फिजिकल हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो उसकी सोशल लाइफ या सोशल हेल्थ कैसे अच्छी होगी? वो अच्छी नहीं है तो एनवायरमेंटल नहीं होगा। मेंटल, देखिए कोई बीमार होता है या कोई प्रॉब्लम होती है शरीर में, तो सबसे पहले हमारे ब्रेन पे इम्पेक्ट होता है ना, हमारे को दर्द होता है, हम हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सफर करते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो है सारी चीजें जो हैं हमारी, अ, आपने ये भी देखा होगा कोई बीमार होगा तो वो इरिटेट भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें इन सब चीजों से इंपैक्ट होती हैं, इसीलिए फिजिकल जो है, फिजिकल हेल्थ सबसे बेसिक हेल्थ होती है जिसको हमें केटर करना है, हमें टेक केयर करना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, फिजिकल हेल्थ के आगे हम, कि फिजिकल हेल्थ है क्या। एक्सरसाइज करना फिजिकल हेल्थ है, या जो है आपका अ, अच्छा खाना खाना ही फिजिकल हेल्थ है? तो अभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ डेकेड्स पहले या कुछ दशक पहले हमारे यहाँ पर क्या चीज होती थी और क्या आज है। जो पहले हमारे हेल्थ इश्यूज आते थे वो क्या थे, और आज हमारे क्या हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले लोग जो हैं वो ज्यादा जीते थे और मरना कम होता था। आज जो लोग हैं वो जीते कम हैं और मरते ज्यादा हैं। मरते मतलब वो इस तरीके की लाइफ जीते हैं जो मतलब क्वालिटी लाइफ नहीं है। डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसमें उनकी सफरिंग्स हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ड्रॉप हो गई, जिसको हम कह सकते हैं कि डाइंग लॉन्ग है। अब देखते हैं कि पहले क्या थे। कॉमन हेल्थ कंसर्न्स पहले थे मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कफ, डिप्थेरिया, इस टाइप के जो थे हमारे हेल्थ कंसर्न्स होते थे। आज क्या है? आज है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन मतलब बीपी की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, भूलने की एक बीमारी होती है एल्जाइमर्स, स्ट्रोक हो गया, एस्थमा हो जाता है, आजकल पॉल्यूशन भी इतना है तो लोगों को एस्थमा भी होता है, ओबेसिटी, जोड़ों में दर्द जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं। तो पहले जो बीमारियां होती थी मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती थी। आज जो बीमारी है वो उस वजह से है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को कैरी करते हैं, हम कैसे हम खाना खाते हैं, कैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीजें। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आजकल बीमारियां हमारे को इतनी सारी हो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो टॉक्सिक हो गया है। एयर पोल्यूशन आपको पता ही है, आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको मालूम ही है, और आज इंडिया में देख लें या वर्ल्ड में देख लें कि जो शहर हैं वहाँ पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन है ही, क्योंकि व्हीकुलर ट्रैफिक वगैरह सब चीजें हैं ही।
वाटर पोल्यूटेड है। और आजकल अब आप जैसे टीवी के सामने बैठेंगे, मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूं, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, रेडिएशन है। तो ये रेडिएशन भी जो है, इसका भी एक जो इम्पैक्ट है, ये रेडिएशन भी एक पॉल्यूशन ही है। ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जाते हैं और जो हमारा सेलुलर लेवल पर वाटर अवेलेबल होता है उसको वो जो है तोड़कर फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। और वो जो फ्री रेडिकल है वो बार 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 डीएनए को अटैक करता है। सेल के अंदर एक डीएनए होता है, उसको अटैक करता है, और जो प्रोग्रामिंग होती है सेल की वो डिस्टर्ब हो जाती है। हर सेल जो है उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है, वो कितना ग्रो करेगा। जब वो प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब होगी तो अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसको हम कहते हैं कैंसर। तो ये सब कारण होते हैं। एक और हमने जो जोड़ दिया, बाकी तो हम हमारे हैं ही हैं, एक हमने और जोड़ दिया है, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड अगर आपने कभी, आप में से कोई खेतों में गया है कभी? जी सर। जब वहां पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो वो कवर करते हैं, मास्क जी लगाते हैं, है ना, ग्लव्स भी पहनते हैं। जब आप उसको इनहेल नहीं कर सकते तो क्या वो आपके खान आप खा सकते हैं उसे? नहीं खा सकते ना। वो आज हमारी सब्जियों में, फलों में, सब में है। उसको मैं बता दूंगा आपको, बाद में क्वेश्चन एंड आंसर आएगा, आपको मैं बता भी सकता हूँ उससे हम कैसे बचें, वो भी सब आएगा इसके अंदर। तो हमारी बॉडी इसकी वजह से क्या हो गई है? पॉल्यूटेड हो गई है। हमारी बॉडी पॉल्यूटेड हो गई है, उसकी वजह से हमारे को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। सॉइल कंटामिनेशन की वजह से हमारे को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हमें नौसिया होता है, ये सब चीजें हमारे को होती हैं। हमारे को फेटीक भी होता है, हमारे को हेडेक भी होता है। हर चीज जो है इम्पैक्ट वो हमारे को, बाकी कुछ लोग, हम लोगों ने अपनी कंफर्ट के लिए भी हमने अपने आप को पोल्यूटेड कर लिया है। जैसे हमने एक प्लास्टिक का इजाद कर लिया, हमने स्टायरोफोम का इजाद किया। इजाद मतलब हमने डिस्कवर किया, और उसके ग्लासेस में चाय पानी सब होने लग गया। तो ये सब चीजें जो हैं वो सब टॉक्सिक हैं, वो मैन मेड टॉक्सिन है। अब देखते हैं मैन है क्या, ह्यूमन बीइंग है क्या। इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो हमें नजर नहीं आते। जैसे आप अपना ब्रेन है, आपको मालूम है आपके अंदर ब्रेन है, लेकिन आपने कभी अपना ब्रेन नहीं देखा होगा। आपको मालूम है आपके बॉडी में लंग्स हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, लेकिन आपने कभी लंग्स नहीं देखे होंगे। आपने कभी पेनक्रियास नहीं देखा होगा, जिसके जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन जो है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है, उसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, डाइजेशन में भी किडनी, ये लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब काम करते हैं। आपको नहीं मालूम होंगे ये, लेकिन ये अंदर है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी इन सबको मिलाकर ही बनी है। सबसे बेसिक हमारा होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है सबसे बेसिक है वो है सेल। हमारी बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। जो भी चीज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर वो सेलुलर लेवल पर होती है, और फिर वो हमारे को बाहर नजर आती है। जो बस बड़े सारे सेल्स मिल जाते हैं, मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, बड़े सारे सेल्स मिल जाते हैं तो हम उससे टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज जो होते हैं वो मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। और जब बड़े सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में बताया था, बड़े सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ह्यूमन बीइंग बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम किस तरीके से हमारी बॉडी बनी है। अब हम जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? बहुत से लोगों के साथ जब मैं करता हूं तो कहते हैं जी टेस्टी होता है। ठीक है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो है भूख लगती है इसलिए खाते हैं। लेकिन फूड जो है ना वो हमारा एक फ्यूल है। हमारे को फ्यूल चाहिए किस लिए? हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारी काम कर रही है। आप रात को सोते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है, आपका रेस्पिरेशन चलता रहता है। जब आप पैदा होते हैं तब से आपका हार्ट जो है आपके एंड टाइम तक कॉन्टिन्यूस वर्क करता है, आपका लीवर कॉन्टिन्यूस वर्क करता है, आपकी किडनी कॉन्टिन्यूस वर्क करती है।
उन सबको एनर्जी चाहिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन को एनर्जी चाहिए, यहां तक कि आपके थॉट प्रोसेस को एनर्जी चाहिए होती है। आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और रीबिल्ड होते हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए। तो आपकी बॉडी जो है वो क्या है, वो एक कन्वर्टर, एक मशीन है जो फूड को कन्वर्ट करती है, न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट्स को निकालती है और उससे एनर्जी को बनाती है। बहुत ही मैं लैंग्वेज में मैंने समझाया आपको। तो मैं आप में से किसी एक से पूछना चाहूंगा कि आप किस इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है तो नो बोल दीजिएगा, चुप मत बैठिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। नहीं सर, नो सर, नो सर, इसको कोई ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट एनर्जी का, तो एक बेसल मेटाबॉलिक प्रोसेस, बेसल मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के, जीवित रहने के, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। आप दिन में काम करते हैं, आप एक आपके यहाँ पे सेल्स वाले हैं, गगन जी, हाँ गगन जी हैं। तो गगन जी जो हैं वो मार्केट में जाते होंगे, चलते भी होंगे, आप सब भी अपने घर का काम करते होंगे, ऑफिस का भी काम करते होंगे, तो फिजिकल वर्क तो है ही। आप में से कुछ लोग वॉक के लिए जाते होंगे या वर्कआउट करते होंगे, तो एक फिजिकल वर्क है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे टिश्यूज सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, ग्रो करते हैं, रिपेयर होते हैं, उसके लिए चाहिए, और हमारे हमारे मेंटल वर्क के लिए भी चाहिए। तो इन सब के लिए हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। जितने भी पोषक तत्व हैं, अगर उनका एक प्रॉपर बैलेंस है आपकी बॉडी में, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन है, थिंक व्हाट आर यू डूइंग टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ। आप क्या कर रहे हैं एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी को जीने के लिए? सोचने की बात है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आंसर की जरूरत नहीं है, आप अपना सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या वो इनफ है? और आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू। हम सबको पता होता है हम क्या कर रहे हैं, क्या वो इनफ है, और हमें क्या करना चाहिए, हम सबको पता होता है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन के बाद आप एक पेज पे आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है अपने आप को। अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो जरूर दीजिए, सो डैट कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि हम यहां पर हैं और हमें यहां जाना है। उसका रोड मैप जो है वो मैं आपको दे दूंगा, उसकी चिंता ना करिए। अब देखते हैं कैटेगरी ऑफ फूड्स, हमारी लाइफस्टाइल। जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो न्यूट्रिशियस है, उसमें पोषक तत्व हैं या नहीं है, इसको जानते हैं। हमारे को खाना जो है, हमारा एक सिस्टम है कि हमें कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। हमारा एक पिरामिड बना होता है कैटेगरी ऑफ फूड्स का, कि हमारे को कितना सर्विंग क्या खाना चाहिए। लेकिन क्या हम वो खा रहे हैं, या हम जो खा रहे हैं, मैं आप सबकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, ये खा रहे होते हैं। तो इनमें कई चीजें मिसिंग होती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब जो फूड है हमारी बॉडी में जाता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। तो फूड को हम बेसिक में देखते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो मतलब जो हमारे को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल फैटी एसिड, डाइटरी फाइबर, वाटर, ये सब जो है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन और मिनरल्स आते हैं। बॉडी बिल्डिंग में आपका जो है प्रोटीन होता है, एनर्जी गिविंग में आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं जो आपको बचाते हैं वो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे को, आप सबको कोई अदर न्यूट्रिएंट नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आज आपको एक और न्यूट्रिएंट बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है
उसकी एक प्रिवेंटिव प्रॉपर्टी भी होती है और क्यूरेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। उसका नाम है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो फाइटोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? किसी को आइडिया है फाइटोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? सर। सर चुपचाप मत बैठिए, कुछ आंसर दीजिए। किसी को आइडिया है फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? नहीं मालूम। हाँ जी, नो सर, इसका आइडिया नहीं है। नहीं मालूम, ओके कोई बात नहीं। तो प्लांट एक फैक्ट्री होती है, ठीक है। हम आपने कभी देखा होगा कि हमारा एक प्लांट है तो सॉइल में लगा हुआ है ना, जमीन पे लगा हुआ है, लेकिन वो हमें फल दे रहा है, हमें सब्जी दे रहा है। तो वो जमीन से क्या लेता है? वो ये सब चीजें लेता है जो मैंने लिखी हुई है। और हमें मिलता क्या है? हमें प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, लिपिड्स मतलब फैट्स मिलते हैं, हमारे को विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। और जो फाइटो न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताया था, फाइटो केमिकल्स भी बोलते हैं उसको, इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। कई जगह पे फाइटो केमिकल्स बोला जाता है, कई जगह पे फाइटो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, वो हमें मिलते हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो नेचर है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर होता है इन दी बैटल अगेंस्ट बॉडी पॉल्यूशन। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बॉडी हमारी पोल्यूटेड है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, उससे लड़ने के लिए जो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। आप जब बच्चे होंगे या अभी भी पता नहीं देखते हो या नहीं देखते हो, आपने पॉपाई करके एक कोई कार्टून आता था, वो देखा होगा। उसको जब ताकत की जरूरत होती थी, वो एक स्पिनच का डब्बा एक ऐसे करता था और उसके अंदर वो बड़ी सारी ताकत आ जाती थी। वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि स्पिनच के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं, फाइटो का मतलब होता है प्लांट। और जो प्लांट के केमिकल्स या प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स यूज करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने को ठीक रखने के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में, नट्स में, टी में, हर चीज में आपको मिलेंगे। और आप लोगों ने, आप में से कितने लोग सब्जी मंडी गए हैं या सब्जियां देखी हैं? सबने देखी हैं, वो आ जाओ। तो अलग अलग सब्जियां होती हैं ना, अलग अलग रंग के फल और सब्जियां होती हैं ना। ना सर। देखिए, अलग अलग रंग। अब रंग कहाँ से, कौन देता है उनको रंग? सब एक जैसी क्यों नहीं होती हैं? ये रंग जो है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स देते हैं। हर रंग का अपना एक अलग महत्व है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने ये बताया हुआ है कि कौन से रंग में कौन सा फाइटोन्यूट्रिएंट होता है और उसका क्या हेल्थ बेनिफिट होता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को बचाते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। तो अब आप में से कितने लोग हैं, सबने देखा होगा वैसे दिल्ली के अंदर सड़कों के बीच में या हाईवे पे सड़कों के बीच में प्लांट्स या ट्रीज तो लगे हुए हैं। वो जो पौधा है या प्लांट है या ट्री है, उस वो एक्सपोज्ड है एनवायरमेंट से। तो वो पूरा दिन उसके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, पैरासाइट सब अटैक करते हैं। एक्सट्रीम वेदर में भी रहता है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, उसमें खड़ा रहता है। इंसान नहीं हो सकता, लेकिन वो रहता है। तो उसको क्या चीज बचाती है? उसको वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स ही बचाते हैं। और जितने गहरे रंग के आपके फल और सब्जियां होंगी, उतने ही उसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, सिवाय व्हाइट जो फल और सब्जियां होती हैं उसके। 5,000 से ज्यादा जो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। कुछ में बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ में बड़े कम लेकिन कंसंट्रेटेड लेवल में होते हैं। कुछ जो सब्जियां होती हैं उसको जब हम स्टीम करते हैं, बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। कुछ के कम हो जाते हैं। कुछ जैसे अब आपने सेब देखा होगा, सेब लाल भी आते हैं और हरे भी आते हैं। सेब जो है अगर आप अपने टेबल के ऊपर रख दें बिना काटे, तो 4-5 दिन, 6 दिन खराब नहीं होते।
लेकिन अगर आप काट के रखते हैं तो 5 मिनट में खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो उनको बचा कौन रहा है? उनको उसकी स्किन बचा रही है, क्योंकि उसके उसकी स्किन में ही फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसकी स्किन उसको बचा रही है। मैंने ये बहुत जगह देखा है, कई लोग जो हैं स्किन को पील कर देते हैं, मतलब उसको छिलके को निकाल के फिर सेब खाते हैं। तो उन्होंने फाइटो न्यूट्रिएंट्स तो निकाल ही दिए जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। फाइटोन्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। वैसे कैरोटीनॉइड्स जो हैं येलो, ऑरेंज, ब्राउन में होते हैं। एंथोसायनिडीन्स ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम हैं। ऐसे बहुत से होते हैं, फ्लेवोनाइड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्विरसीटीन है, हेस्पेरिडीन है, बहुत से हैं, एलिसिन है, बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। एलिसिन गार्लिक के अंदर होता है। इस टाइप से फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं और जो कलर्स भी देते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है, विटामिन मिनरल अगर हमारे बॉडी में कम होंगे तो हमारे को कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगर हमारी हम नहीं लेते हैं तो हम मरेंगे नहीं। लेकिन हाँ, हमारी हेल्थ या ऐसी बीमारियां जो क्रोनिक बीमारियां हैं उससे हमारा बचाव फाइटोन्यूट्रिएंट ही करते हैं। डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सब आप अपना रिस्क जो है रिड्यूस कर सकते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स को खा के। आप उसको कंज्यूम करेंगे, उससे आपको वो चीजें मिलेंगी, वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो उससे फाइट करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके ब्रेन फंक्शन को, आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। आपने अ, अगर देखा हो कि आप आंखें जो हैं, अगर विजन हेल्थ के लिए तो लुटियन जो है वो बहुत जरूरी होता है। मैंने ये शायद लिखा भी, हाँ लिखा हुआ है। ये हमारे को प्रोटेक्ट करता है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन से। लैकोपीन जो है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हर फाइटोन्यूट्रिएंट का एक रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। बायोफ्लेवोनाइड्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हेस्पेरिडीन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। क्विरसीटीन जो है वो बड़ा अच्छा काम करता है। तो हर फाइटोन्यूट्रिएंट का एक अलग महत्व होता है। और अगर आप अपने, मैं जनरली सबको बोलता हूं कि अगर आप सलाद खा रहे हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सिर्फ वो प्याज खा लेंगे या खीरा खा लेंगे। मैंने उनको बोला है कि भाई आप इंद्रधनुषी रंग के सलाद खाओ, रेनबो सैलेड खाओ, ताकि उसमें बड़े सारे कलर्स हों, तो आपको सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपको लंबे समय तक आपको बीमारियों से बचा के रखेंगे, आपको एक हेल्दी लाइफ देंगे। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? देखिए, ऑक्सीडेशन होता है, लोहे को जंग लगता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं वो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। स्मोकिंग इज वन ऑफ देम, स्ट्रेस इज वन ऑफ देम, एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग इज वन ऑफ देम। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि उनका एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन का वो कम हो गया। अब सृष्टि तो सब चीजों को बैलेंस करती है, तो वो क्या करते हैं, बैलेंस होने के लिए साथ वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो साथ वाला सेल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब एक आध बार हो तो ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी फैट जो है एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं। पर हमारे को ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्योंकि हम कितनी चीजों से कोप अप कर रहे हैं। बॉडी पॉल्यूटेड है, बाहर एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल कंटामिनेशन है, रेडिएशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। तो उन सबको हमें बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना है। हमारी इम्यूनिटी है, पहले जमाने में जो बीमारियां थी वो अलग होती थी, आज अलग हैं। लेकिन जो उससे पहले जमाने की, काफी पुराने जमाने पहले की पुराने जमाने की कर रहा हूं, अगर आपने चरक संहिता या वो सब चीजें पढ़ी हो तो उस टाइम पे जो
इन्फेक्शियस डिजीजेस होते थे, उनको वो प्लांट बेस्ड जो हर्ब्स होती थी उन्हीं से वो ट्रीट करते थे। तो उसमें भी इम्यूनिटी जो है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि आपकी बॉडी को दवाई ठीक नहीं करती, आपकी बॉडी अपने आप को खुद ठीक करती है, दवाइयां उसको असिस्ट करती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हमारे को कोई बीमारी नहीं होगी। चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, चाहे वो वायरल डिजीज हो, चाहे फंगल डिजीज हो, कोई बीमारी नहीं होगी अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। सेल टू सेल कम्युनिकेशन, इसमें भी बहुत काम करते हैं फैटी न्यूट्रिएंट्स। आप सबने अपने दिल पे हाथ रखो, आप देखोगे यहां धड़क रहा है दिल, कहते हैं ना दिल धड़कता है। तो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होता है हार्ट का, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ। तो सारे के सारे जो हैं हार्ट के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इकट्ठे ही एक्सपेंड हो रहे हैं। भाई पड़ोसी वाले टिश्यू को कैसे पता कि भाई अब एक्सपेंड होना है, अब कॉन्ट्रैक्ट होना है? वो जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, उसमें भी फाइटोन्यूट्रिएंट का रोल होता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है बहुत सारी चीजें करती हैं। अब कैंसर है, कैंसर में जो है अपोप्टोसिस मतलब रिवर्सल ऑफ कैंसर का भी काम करता है ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। लंबा प्रोसेस होता है, डिपेंड करता है किस स्टेज पर है। जो हमारा डीएनए डैमेज होता है स्मोकिंग से या किसी भी टॉक्सिक एक्सपोजर से, उसको भी फाइटोन्यूट्रिएंट जो हैं वो रिपेयर करते हैं। और भी बड़े सारे काम हैं, एक एक करके देखते हैं आगे। तो फाइटोन्यूट्रिएंट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इन सब से रिलेट होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमारे फ्री रेडिकल्स, देखिए बन तो रहे हैं, फ्री रेडिकल बनेंगे, हम उसको जो है कोप अप करने के लिए कितना एंटीऑक्सीडेंट फूड खा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कितना फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। जितने फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उतने ही वो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो उतना ही हमारे को ये बीमारियां कम होंगी। हमारा एक एजिंग प्रोसेस होता है। वो एजिंग क्या होता है? एक हमारा प्रोग्राम है और एक हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डैमेज होता है। आप अपना एज भी रिवर्स कर सकते हैं जो डैमेज है। प्रोग्राम वाले को तो आपका प्रोग्राम है, वो तो उसके तो हम कुछ कर नहीं सकते। उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि हम उसको हेल्थी एजिंग भी कर सकते हैं। दो टाइप की एजिंग होती है, एक अनहेल्दी एजिंग होती है, एक हेल्दी एजिंग होती है। हम उसको हेल्दी एजिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारा जो एजिंग हो रही है, उसके डैमेज को हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स के कंजम्पशन से कम कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें विटामिन सी आपको बड़ा अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है, विटामिन ई होता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेस होता है, ये सब चीजें होती हैं। ये सब फाइटोन्यूट्रिएंट से आपको मिल जाती हैं। जनरली मैंने देखा है कि जिम के अंदर लोग जाते हैं, वो प्रोटीन शेक पी रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो ले ही नहीं रहे, जो कि बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। वो बहुत जरूरी है आपकी बॉडी को, वो बॉडी बनाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि फाइटोन्यूट्रिएंट बॉडी नहीं बनाते, वो बहुत अच्छे से बॉडी बनाते हैं आपका, क्योंकि आपका जिमिंग करने के बाद आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। क्रोनिक और साइलेंट इन्फ्लेमेशन गोज लार्जली अननोटिस्ड। तो जब हमारा एक इन्फ्लेमेटरी, आपने देखा बस डॉक्टर्स आपको बोलते होंगे सीआरपी करा लो, ईएसआर करा लो, वो क्या देख रहे हैं? वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल देख रहे हैं। कई इन्फ्लेमेशन लेवल्स जो होते हैं वो बड़े साइलेंट होते हैं, बाद में पता चलते हैं जब उनका इम्पैक्ट हमारे को नजर आना शुरू हो जाता है। तो उससे भी ये आपको बचाते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं।
आपका जो भी आपकी बीमारियां हैं, जैसे आपका एक रूमेथाइड आर्थराइटिस है, या ऑटोइम्यून कोई भी डिजीज है, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, या कैंसर है, इसमें भी आपके जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होते हैं। चाहे सिंपल आर्थराइटिस ले लो, उसके अंदर भी होता है। आपने देखा होगा जोड़ सूज गया है, घुटने में अगर मान लो दर्द है तो घुटने का जोड़ जो है सूज गया है, लाल पड़ गया है, स्टिफनेस हो गई है, ये सब इन्फ्लेमेशन के जो है सिम्टम्स होते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगर हम ज्यादा खाएंगे या ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो वो जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को जो है कम करते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। हम चाहे कहीं पे भी इलाज कराएं, लेकिन हम अपने फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम जरूर करें। हम अपने खाने, हम अपनी डाइट को जरूर अच्छे से देखें कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे निकिता बैठी हुई है, स्किन की बहुत एक लेडीज होती हैं स्किन का केयर करती हैं, कुछ जेंट्स भी स्किन की, बहुत अच्छी बात है ये करना। लेकिन स्किन जो है वो हमारी इनबिल्ट होती है, हम अंदर से हमारी स्किन जो है वो हेल्दी लगनी चाहिए। देखिए, क्रीम लगा लेंगे या कुछ और करके हम कुछ भी करके, वो तो आपने एक एक्सटर्नल अपीयरेंस दिया, लेकिन बॉडी अगर अंदर से करेगी तो आपकी स्किन में एक ग्लोनेस आएगी, आपके स्किन में रिंकल्स कम पड़ेंगे, स्किन के अंदर जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा, आपकी एजिंग जो है स्किन की वो प्रिवेंट होगी। आप जब धूप में निकलते हैं, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी जो स्किन होती है बड़ी सेंसिटिव होती है, वो धूप में निकलते हैं तो उनकी स्किन में कुछ इश्यूज हो जाते हैं। उससे भी आप जो है फैटी न्यूट्रिएंट आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी स्किन की, आपने देखा होगा, अब मैंने ये मुट्ठी मोड़ी, तो ये स्किन जो है वो, इसकी एक इलास्टिसिटी है। कोई भी अगर मैं सब चीज को मोड़ूंगा तो टूट जाएगी, लेकिन स्किन नहीं टूट रही। क्यों नहीं टूट रही है? क्योंकि इसके अंदर की इलास्टिसिटी है। किसकी वजह से है? कौन मेंटेन कर रहा है? फैटी न्यूट्रिएंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, स्किन के साथ भी हमारा फैटी न्यूट्रिएंट का रिलेशन है, बीमारियों के साथ भी है, स्किन के साथ भी है, हमारी जनरल हेल्थ के साथ भी है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ भी है, इम्यून के साथ भी है। हर चीज के साथ हमारे फैटी न्यूट्रिएंट्स जो है वो एसोसिएट रहते हैं। हर रंग का एक अलग महत्व होता है। डिटेल में जानने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में एक एक रंग के बारे में, कौन कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है, वो सब मैंने बताया हुआ है। तो हर रंग का, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, पर्पल, व्हाइट, हर रंग के अलग अलग जो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनका एक अलग एक महत्व होता है। नीले रंग के भी होते हैं, तो उसका भी एक अलग महत्व है। तो ऐसे बहुत से कलर्स हैं, हर कलर का एक अलग महत्व होता है, उसका हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अलग रहता है। अगर आप देखें, आपने सुना होगा कि भाई किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो जनरली पुरानी बातें चली आ रही हैं कि भाई लहसुन खाना शुरू कर दो, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। लहसुन में है क्या? एक कलर है ना, व्हाइट, तो व्हाइट कलर के आप कुछ भी खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, डायबिटीज को प्रिवेंट करता है व्हाइट जो कलर की फल और सब्जियां हैं। यूट्यूब चैनल में मैंने बहुत डिटेल में बताया व्हाइट कलर के कौन कौन से फल और कौन कौन सी सब्जियां, वहां आप जान सकते हैं। तो ये हमारे हेल्थ इवेंट्स होते हैं कि हम बोन्स एंड जॉइंट्स के ऊपर भी हम करते हैं सेशन, हम टीथ एंड गम प्रॉब्लम के ऊपर भी करते हैं, हम मस्कुलर प्रॉब्लम के लिए करते हैं। बहुत सी हमारी जो है हम हेल्थ इवेंट्स करते रहते हैं, और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बस आपका एक कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे मेरे को चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। कई जगह पे जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो कैंसर के ऊपर हमारे को बोलती हैं कि आप बोलो आके, तो उन सब के लिए हमने एक अपना एक इवेंट जो है अपना तैयार कर रखा है। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई करवाना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, तो आप हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं फ्लिपकार्ट पे ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट जो है हील योर बॉडी उस पे ले सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को शेयर कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने घर में या अपने ऑफिस में हमारा हेल्थ इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, या आप मेरी वेबसाइट जो है drrajatrehan.com, उसमें आप
हर आपको हफ्ते में 2 से 3 ब्लॉग आपको मिलेंगे जो आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव देंगे हेल्थ के ऊपर, और बहुत से उसके अंदर बेनिफिशियल जो हैं उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में काफी अच्छे से विस्तार से मैंने बताया हुआ है। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरी एक बुक है विटामिन एंड मिनरल्स, ये अमेजोन पे और गूगल पे भी अवेलेबल है। आप इनको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से विटामिन हमारी बॉडी में जो हैं वो कहाँ से मिलेंगे, उनकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो एक्सेस में हो जाए, ज्यादा हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। ये काफी अच्छे से मैंने विटामिन एंड मिनरल, मेरी ये बुक है, उसमें बताया हुआ है। मेरी दूसरी बुक जो है वो अभी प्रिंट में है, जिसका नाम है आर्थराइटिस रिवर्सिबल। तो इसमें भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जोड़ जो हैं वो कैसे बनते हैं, और जो है कौन से फूड जो हैं वो हमारे आर्थराइटिस को रिवर्सिंग में हेल्प करते हैं, कौन सी चाय करती है, कौन से फूड है जो आर्थराइटिस को खराब करते हैं, कौन सी चाय है जो आर्थराइटिस में अच्छी नहीं होती है, कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आर्थराइटिस के लिए अच्छे होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो खैर सारे ही अच्छे होते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। तो उसमें जो उसके लिए पर्टिकुलर हैं वो मैंने डिस्क्राइब किए हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स कौन से अच्छे हैं। मालिश लोग कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, तो कैसे मालिश करनी चाहिए, कौन से तेल से करनी चाहिए, एसेंशियल ऑयल, कैरियर ऑयल, सब उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। 365 या 370 पेज की ये बुक है, ये प्रिंट में है। मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा जैसे ये पब्लिश होके अवेलेबल होती है। अब देखते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो हम कैसे हमारा फाइटो मेडिसिन बनती हैं। ये आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा डेवलपिंग फाइटो मेडिसिन। तो यहाँ पे मैं अपना ये यूज कर रहा हूँ माउस। यहाँ पे प्लांट मटेरियल होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्रूड एक्सट्रैक्ट होता है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट होता है, फ्रैक्शनिंग फ्रैक्शन बनाए जाते हैं, प्री क्लिनिकल एनालिसिस होता है, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस होता है। ये दोनों एनालिसिस होने के बाद क्लिनिकल एनालिसिस होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग फाइटोन्यूट्रिएंट को मिक्स करके जो है फाइटो मेडिसिन बनती है। तो ये फॉर्मुलेशन होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सिलीमेरिन और कुरकुमिन ये लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका ट्रायल हुआ है। तो ये आप ट्रायल या रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हैं तो एनसीबीआई की पबमेड करके है वेबसाइट, वहां पे आप इनके ऊपर फाइटो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, फाइटो मेडिसिन के ऊपर पूरी रिसर्च रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा अप्रोच क्या है, डिफॉल्ट अप्रोच क्या होता है कि डाइट है, डाइट की वजह से हमारे कमी की वजह से डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है तो हमारे को डिजीज होता है, डिजीज होता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें देते हैं, ड्रग्स देते हैं। ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बात कर रहा हूं मैं। और वो क्योंकि वो जो होते हैं मेडिसिन या ड्रग्स जो होते हैं वो आपके होते हैं मतलब नेचुरल नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके मेटाबॉलिज्म में भी हमारे को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो जरूरत पड़ती है तो वो एक एक फर्दर डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। जैसे मैंने अभी ये स्कर्वी के बारे में बताया था आपको शुरू में, तो ये एक विशियस सर्कल होता है। आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है या एलोपैथिक रिक्वायरमेंट नहीं है या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उतनी ही है जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और साथ में हमारे को डॉक्टर्स भी, आप कभी जाएंगे आप डॉक्टर के पास भी तो वो आपको बोलता है अपनी डाइट का क्या रखो। तो क्यों कहता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी जानते हैं कि भाई दवाई के साथ डाइट का भी एक महत्व है, तभी वो आपको बोलते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो न्यूट्रिशनली ट्रेंड नहीं होते हैं, या अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं, मेरे को नहीं मालूम इस बात विषय में। लेकिन जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं या इस तरीके से न्यूट्रिशन के फील्ड में हैं, वो न्यूट्रिशनली ट्रेंड होते हैं। हम फार्मास्यूटिकली ट्रेंड नहीं हैं, हम आपको मेडिसिन के बारे में नहीं बता सकते। हम आपको फाइटो मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट के बारे में बता सकते हैं, डाइट के बारे में बता सकते हैं। तो ये एक विशेष सर्कल होता है जो कि चलता ही रहता है। अब डाइट मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, डाइट का ये डाइट होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, गुड कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स भी एक खराब होता है और एक अच्छा होता है, मैं गुड की बात कर रहा हूँ। एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, डाइटरी फाइबर, वाटर हैं,
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको विटामिन मिनरल है। इसी तरीके से प्रोटीन में आपका 22 अमीनो एसिड होते हैं। आपकी बॉडी प्रोटीन को एज इट कंज्यूम नहीं करती और एज इट इज जो है उसको यूटिलाइज भी नहीं करती। आपकी बॉडी आपका जो प्रोटीन इंटेक है उसको ब्रेक डाउन करती है अमीनो एसिड्स में, और फिर उस अमीनो एसिड से अपने हिसाब से प्रोटीन डेवलप करती है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम प्रोटीन प्रोटीन करते हैं, लेकिन प्रोटीन भी हमारे को लेने के लिए हमारे को ये देखना है कि भाई हमारे पास 22 के 22 अमीनो एसिड आए या नहीं आए, या कम से कम हमारे को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएं, जिसकी वजह से हमारे 22 जो है अमीनो एसिड बन जाए। एसेंशियल मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब है ये हमारी बॉडी अपने आप नहीं बना सकती, लेकिन अगर हम 9 एसेंशियल अमीनो एसिड लेते हैं तो हमारे 22 के 22 बन जाते हैं। गुड कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मतलब वो उसके अंदर फाइबर होना बहुत जरूरी है। उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कोई भी अगर आप कोई ऐसा चीनी खा लीजिए, चीनी खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज करेगा क्योंकि उसका हाई ग्लाइसेमिक लेवल है। इसी तरीके से अगर आप सेब खा लेंगे उसका कम ग्लाइसेमिक लेवल है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि हमारे को गुड कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। हमारे को बर्गर पिज्जा जो है वो सिंपल कार्ब में नहीं जाना है, हमारे को गुड कार्ब में जाना है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जब सेशन शुरू होने से पहले हमारी रोशन जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि मैंने स्प्राउट्स वगैरह लेने शुरू किए। तो हर सब्जी में अच्छे कार्ब होते हैं, तो आपको सलाद जरूर खाना है, और वो भी रेनबो सैलेड। आप सब अपना ऑफिस में टिफिन लेके आते हैं, उसमें आप सैलेड जरूर लाए। सैलेड भी कितना खाना है वो भी एक तरीका होता है, तो वो भी मैं आपको आज ही बता देता हूं। आपका जो बॉडी का वजन है किलोग्राम में, उसको 5 से गुना करें, उतने ग्राम आपको सलाद खाना है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तो ये आपको करना है। इसी तरीके से एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 9 होता है, लेकिन ओमेगा 9 हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, लेकिन अब ओमेगा 3 जो है उसका और ओमेगा 6 का जो रेशियो है उसको हमें मेंटेन करना होता है, बहुत जरूरी होता है ये। ऐसे ही डाइटरी फाइबर होते हैं। डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सोल्यूबल, एक होता है आपका इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल है वो पानी में घुल जाएगा, उससे आपका डाइजेशन ठीक रहता है। जो इनसोल्यूबल होता है वो आपका रफेज तैयार करता है। पानी जो भी आप पिए साफ पिए, अच्छा पिए। उसके बाद आते हैं विटामिन पे। विटामिन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल भी होते हैं और फैट सोल्यूबल भी होते हैं। वाटर सोल्यूबल मतलब जो पानी में घुल जाते हैं। तो आपका जो विटामिन सी है, विटामिन बी है, ये वाटर सोल्यूबल है। ये अगर आप ज्यादा नेचुरल फॉर्म में अगर आप ज्यादा ले भी लें तो ये आपका निकल जाएगा बॉडी से, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो आपके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, पर्टिकुलरली लीवर में। तो हमारे को फैट सोल्यूबल विटामिन जो हैं उसको हमें अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको हम एक्सीड ना करें अगर हम वो सिंथेटिक फॉर्म में ले रहे हैं। अगर हम उसको नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे कैरोटीनॉइड से, आप गाजर खा रहे हैं, आप गाजर जितनी मर्जी खा लें, बॉडी को जितना विटामिन ए बनाना होगा वो बनाएगी, बाकी को वो निकाल देगी। वो बॉडी का काम है, वो अपने आप करती है। मिनरल्स में भी आपकी बॉडी में मैक्रो मिनरल होते हैं, माइक्रो मिनरल होते हैं और ट्रेस मिनरल होते हैं। मैक्रो मतलब आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो मिनरल है, मैक्रो मिनरल में आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मिनरल है कैल्शियम। बोन सारी हमारी कैल्शियम से बनी हुई है। तो इस तरीके से कैल्शियम माइक्रो मिनरल है। तो जो मिनरल आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा चाहिए हमने उसको मैक्रो मिनरल में डाला है, जो थोड़ा कम चाहिए वो माइक्रो में है, और जो नाम मात्र चाहिए उसको हमने ट्रेस मिनरल में डाला है। लेकिन सारे मिनरल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अगर आपकी बैलेंस हैं, साथ में आपका क्या है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ध्यान रहे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं। इंपॉर्टेंट है किस लिए? हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, उसका हम ध्यान रखें। अगर आप सब्जी में आलू भी डाल रहे हैं तो छिलका समेत डालें। आप मेरा इंस्टाग्राम में जाएंगे, मैंने
कल ही आलू के छिलके के बेनिफिट बताए हैं। तो आप वहां पे भी मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप कोई जो भी आपको सब्जी खानी है तो आपको छिलका समेत आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तोरी मैंने देखा है लोग उतार देते हैं छिलका, तोरी भी आप छिलके के साथ खाइए, घिया भी आप छिलके के साथ खाइए, जो भी सब्जी खाएं आप छिलके के साथ खाएं। और आपके खाने में लीफी वेजिटेबल हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लीव्स भी बहुत अलग अलग रंग के आते हैं। कई लोग मेरे को बोलते हैं भाई कौन से पत्ते खाएं, तो पत्ते बहुत सारे हैं खाने वाले। धनिया है वो पत्ता ही है, पुदीना है वो पत्ता ही है, पालक है वो भी पत्ता ही है, मेथी है वो भी पत्ता ही है, मूली के पत्ते हैं, चुकंदर के पत्ते हैं, गाजर के पत्ते हैं, ये सारे पत्ते हैं, ये आप खाएं। तो हमारा जो अप्रोच होता है वो ये होता है कि हम डाइट पे फोकस करते हैं और ये विशियस सर्कल जो है उसको हम एक हेल्दी सर्कल बना देते हैं। ये हमारा अप्रोच है। तो अब क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं हम नेक्स्ट 10 मिनट्स। आई होप हम ज्यादा लेट नहीं हुए हैं। रोशन जी से मैं पूछना चाहूंगा अगर हम लेट हो रहे हैं तो मैं नहीं सर, लेट नहीं हुए हैं। काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। वो एक बहुत इसेंशियल चीज है जो हम लोग हमेशा मिस करते रहते हैं। हमारे आसपास चीजें रहती हैं, हमारी पहुंच के अंदर रहती हैं, लेकिन हम उसको ओवरलुक करते रहते हैं। छिलके वाली जो बात आपने बताई ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इसको हम मतलब ऑब्वियसली सामने होते हुए हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम हमेशा उतार देते हैं। और हमारे बच्चे तो छिलके के साथ तो वो सेब तक नहीं खाते, वो छिलके उतार के दो तब खाते। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कोई और सवाल है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हो। सर फाइटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में सर आज मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुना है कि मुझे फाइटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं पता था कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, इनका जो बेनिफिट होता है कैसे अलग अलग बेनिफिट होता है। तो सर मैं इसी के लिए पूछना चाहूंगी कि जो हमारी डेली रूटीन में जैसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन जरूरी नहीं है, तो सर कितना हमें इनटेक लेना चाहिए फाइटो न्यूट्रिएंट्स का, मतलब डेली रूटीन में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जितने आप फैट एंड न्यूट्रिएंट्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे उसकी बॉडी उतना ही ऑप्टिमम फंक्शन करेगी। तो सर हमें यानी कि मैक्स को इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको मैक्स टू मैक्स हमें लेना चाहिए विद डिफरेंट कलर्स के साथ, सिर्फ बिल्कुल स्पेसिफाइड कलर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप सलाद खा रहे हैं और खीरा प्याज ही खा रहे हैं तो वो कोई मतलब ठीक है, उसका बेनिफिट अलग है। लेकिन अगर आप रंग बिरंगा इंद्रधनुषी रंग का सलाद खा रहे हैं तो उसका बेनिफिट अलग है। एक साग बनाते हैं लोग, सरसों का साग बन गया या पालक बना ली या मेथी बना ली, वो तो ग्रीन कलर है। हम्म। लेकिन पर्पल कलर के भी तो आपके साग बनते हैं, आप उसको भी बनाए ना। राइट सर, यानी कि हर कलर्स को हमें मतलब इंटेक लेना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि स्पेशली सिर्फ अगर साग है तो ग्रीन में जाना चाहिए या एक चीज में जाना चाहिए, मल्टीपल हर चीज में जाना चाहिए। बिल्कुल, राइट सर। मल्टीपल कलर्स का बहुत महत्व है। देखिए अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ निकिता जी, आपकी लाइफ में अगर सारे ही चीजें नीले रंग की होंगी तो आप बोर हो जाएंगे ना। बिल्कुल। आपकी बॉडी भी बोर हो जाती है, उसको बिल्कुल भी सर। अलग अलग रंग चाहिए। सिंपल। राइट सर, बिल्कुल सही, क्योंकि सर मैं अपने जैसे बच्चे को क्या बोलते हैं सैलेड, जैसे वो मुझे बोलता है कई बार कि सैलेड मुझे दो, उसको जैसे टमाटर पसंद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ उसको टमाटर और जो रेड पेपर आती है उसमें मिक्स करके देती हूँ, उसको पता नहीं लगता कि वो टमाटर जा रहा है यहाँ पे उसको रेड पेपर जा रहा तो ये है। तरीके तो हमारे को निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि आज की जो जनरेशन है, मेरे पास वो बहुत से बच्चे आते हैं अपने इलाज के लिए या अपनी डाइट बनवाने के लिए, पेरेंट्स के साथ आते हैं ऑब्वियसली। तो मैंने देखा है उनको एक बच्चे की, अभी मैं रिसेंटली एक बच्ची आई थी, उसको मैगी ही अच्छी लगती है, मतलब नूडल्स ही अच्छे लगते हैं। वो आप अगर ब्रेकफास्ट में भी नूडल्स कर रहे हैं, आप अगर लंच में भी नूडल कर रहे हैं, तो आपको बाकी चीजें तो नहीं मिल रही ना। तो उसमें अब हल, अब क्योंकि बच्चा है, बच्चा जो है 3 साल 4 साल 5 साल का था, 5 साल की बच्ची है, अब उसको कैसे करेंगे आप। अब करोगे तो आजकल के बच्चे आपको पता ही है बहुत जिद करने लग जाते हैं, फिर वो खाना ही नहीं खाते हैं। तो फिर उसके लिए तरीका निकाला जाता है, भाई अगर आपने नूडल बनाने हैं उसके अंदर सब्जियां बड़ी सारी डाल दो, एटलीस्ट कुछ तो जाएगा।
बिल्कुल। तो इस तरीके से रास्ते ढूंढने पड़ते हैं आजकल के बच्चों को से हमें डील करने के लिए। लेकिन अगर बच्चे जो हैं उनका हम इस तरीके से अपब्रिंगिंग करें शुरू से ही कि वो नेचुरल खाएं, अच्छा खाएं, जो चीज खानी चाहिए वो खाएं, तो बच्चे आगे जाके ये सब चीजें नहीं होती बच्चों में, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग बचपन से ही वैसी है। अब हम्म। बचपन से ही आपने ब्रेड की आदत डाल दी, तो बड़े होके आपको समझ में आया कि नहीं हेल्दी होना चाहिए, तो बच्चा तो नहीं कन्वर्ट होगा ना, उसको तो बचपन से वही आदत पड़ी हुई है। तो बचपन से ही हमारे को टारगेट करना है कि देखिए, हम रहेंगे नहीं रहेंगे वो मालूम नहीं, लेकिन बच्चा तो रहेगा ना। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहें, जब तक रहें हेल्दी रहें, हमारे से आगे ज्यादा रहें, हेल्दी रहें, उनको बीमारी ना लगे। हम तो उनकी खुशी चाहते हैं ना। तो उनकी खुशी के लिए हमारे को उनका खाने में सुधार जो है, भोजन में सुधार जो है वो जरूर करना चाहिए, और वो बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए, जिसको हम एक टारगेटेड थिंग बोलते हैं ना, हमें टारगेट बचपन से ही करना चाहिए उन्हें। अच्छा। और सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर, जैसे अभी आज की डेट में सर पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा है, तो जैसे सर कोल्ड कफ तो एक मोस्ट कॉमन थिंग हो चुकी है कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो सर क्या ऐसे हमें चीजें लेनी चाहिए जिससे कि ये चीज हम इससे निकल पाए कि ये कोल्ड कफ रेगुलर होता रहता है हमें, कि पॉल्यूशन की वजह से बढ़ता रहता है, वो ठीक ही नहीं होता है। उसमें क्या हमें चीजें लेनी चाहिए जिससे कि ये चीजें ठीक हो जाए और इसका इम्पैक्ट ना आए पॉल्यूशन का। सर एक और सवाल है मेरा इसके साथ ही, कि कोल्ड कप अगर हो गया और मेरी आदत सुबह रोज नींबू पीने की है, लेमन जूस लेने की है, तो कोल्ड और कफ होने के टाइम पे क्या उसको छोड़ दिया जाए या कंटिन्यू रखा जाए, दोनों एक साथ? चलो, देखिए, कोल्ड एंड कफ अगर आप हो रहे हैं, उससे प्रिवेंशन भी चाहते हैं या उसका क्योर भी चाहते हैं, तो नींबू पानी तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लेकिन नींबू पानी पीना कैसे है, उसका एक तरीका है। अगर आप, क्योंकि ठंड में पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ठंडा ही होता है, तो आप उसको ल्यूकवार्म करके नींबू पानी लें। एक मेरे पास पेशेंट आए थे कोई 4-5 साल पहले, उनको क्रोनिक एक खांसी थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उनको मैंने सिंपल से, वो बाहर ही खड़े थे एक बिल्डिंग के, मेरे मतलब हम, मैं जहाँ ट्रेनिंग करने जाता था लैंडमार्क में, वहां पे वो बाहर ही खड़े थे, ही वॉज ए SCLP लीडर देर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई रजत, ये मेरे को बता इसका क्या हल है, मैं लीड ही नहीं कर पा रहा आजकल, क्योंकि मेरे को, मैं बोलता हूँ मेरे को खांसी आती है। तो मैंने बोला ल्यूकवार्म नींबू पानी पियो। तो उन्होंने बोला कि इससे हो जाएगा ठीक। मैंने कहा बिल्कुल होगा, आप करो तो सही, महीना भर करके देखो, आपका ठीक हो जाएगा, इसमें इतनी सारी दवाइयां खाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने वो चीज को शुरू किया। साथ में मैंने उनको बोला था कि ब्रोकली आप जरूर लो, ब्रोकली लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो स्टीम ब्रोकली मैंने उनको साथ में जोड़ी थी, साथ में ये जोड़ा था। और मैंने उनको ये बोला था लहसुन, मतलब गार्लिक और जिंजर और अनियन, इसका कंजम्पशन जो है आप अपने कुक फूड में बढ़ा दीजिए। गार्लिक जनरली लोग खाने में इतराज करते हैं कि भाई मुंह से स्मेल आती है, तो मैंने कहा इसको आप थोड़ा सा अपने खाने में बढ़ा दीजिए। वो उन्होंने किया था, वो 15 दिन बाद वो मेरा ही प्रोग्राम लीड कर रहे थे बिना खांसी के। तो रोशन कुमार जी तो वैसे भी लैंडमार्क के हैं, तो ही मस्ट बी नोइंग। मैं अभी पब्लिकली, क्योंकि ये इसमें पब्लिक में आ जाएगा तो नाम लेना ठीक नहीं है, बाद में बताऊंगा ही हाँ, नहीं। बिल्कुल। यस, मेरा गॉट इट क्वेश्चन सर। है। अभी जैसे सर अभी आपने बोला कि ल्यूकवार्म नींबू पानी लेना चाहिए अगर कोल्ड कफ हो, साथ में ब्रोकली लेनी चाहिए। तो सर अगर बच्चा है, जैसे अगर 6 इयर्स का बच्चा है और बच्चे को कोल्ड कफ रेगुलर फ्रिक्वेंटली रहता है, तो उस केस में जैसे हम जिंजर और हनी को मिक्स करके विद काली मिर्ची जो पिसी होती है, ब्लैक पेपर होती है पिसी हुई, मैं तीनों का कॉम्बिनेशन उसको देती हूँ सर। तो क्या उसको नींबू पानी देना चाहिए उस केस में, उसको भी देना चाहिए? कितनी उम्र का? 6 इयर्स। 6 ईयर, हाँ दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यानी कि सर मॉर्निंग में उसको एक नींबू पानी दे देना चाहिए गर्म? अब मॉर्निंग में क्या, आप दिन में कभी भी दे दीजिए। कभी भी दे देना? सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं क्या, मेरे कुछ एलर्जी, जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो मौसम चेंज होता है तो मेरे को जुकाम खांसी का ये रहता है।
मतलब मौसम चेंजिंग के टाइम पे ज्यादा होता है। तो मैंने दिखाया था डॉक्टर्स वगैरह को, तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि नाइट में वाइट कलर की कोई भी चीज ना लें, जी। है ना। तो व्हाइट कलर की कोई चीज ना ले, तो ऐसा उससे उससे मैंने, और वो चीज मैंने करी भी, तो उससे मुझे बेनिफिट भी हुआ। आपने तो व्हाइट ऐसा चीज क्या बंद करी थी? मतलब जैसे व्हाइट कलर का उन्होंने कहा कि जैसे आपने जैसे आप दही हुआ, है ना, चावल हुए, दूध हो गया, तो ये सब चीजें उन्होंने मुझे बताई कि ऐसे लेकिन व्हाइट। लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बोला होगा कि व्हाइट कलर की सब्जियां बंद कर दो। जो आपने बताया दूध है, दही है, या चा अब व्हाइट राइस की बात कर रहे हैं, व्हाइट राइस, हाँ। ये जो है, ये हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। दही जो है इन्फ्लेमेटरी नहीं होता, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन दही रात को नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी को ठंडा करता है। इसीलिए उन्होंने आपको मना किया था, उन्होंने सही बोला था। लेकिन आप सफेद रंग की जो सब्जियां हैं, लहसुन है आपका, प्याज है, ये हाँ सब ये आप ले सब। सकते हैं, या ब्राउन कलर का आप अदरक भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज हमारा और एक आता है कि जैसे आपको अगर ये क्रोनिक है, आपको बार बार हो रहा है, तो हमारा एक जो है 8 डेज का कोर्स होता है। आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। 8 डेज का कोर्स होता है। अगर आप वो कोर्स करते हैं तो आपका उस टाइम पर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन वो पहले करना होगा क्योंकि इसको होने में भी थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी से फाइटो मेडिसिन बनती हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी, क्योंकि वो फूड से बना हुआ है, आपकी बॉडी उसको धीरे धीरे यूटिलाइज करती है। इट इज नॉट लाइक कि जादू की छड़ी घुमा दी और हो गया। हाँ वो तो हम आर्थराइटिस का, डायबिटीज का, जिसका भी इलाज करते हैं उसमें टाइम लगता है। न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट में हमेशा टाइम लगेगा। इसको आप जो है गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए कि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है जिसकी वजह से आपको एकदम से इमीडिएट कुछ इम्पैक्ट मिल जाए। हर चीज में आपको टाइम लगेगा। सर फूड में मेरा एक टाइम तो लगेगा, पर क्योर हो जाएगा, वो जड़ से हो जाएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये चीज है। एग्जैक्टली। अब सर देखिए, फूड से बनी हुई है, ठीक है, फाइटोन्यूट्रिएंट है क्या, फूड ही तो है। अब वो फूड से बना हुआ है। अगर आप कभी रात को ज्यादा खाना खा लेते हैं, मैं रोटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब्जियों की या फलों की बात कर रहा हूं, तो कुछ प्रॉब्लम होती है आपको? नहीं नहीं सर। होती। अगर आपने मान लीजिए ज्यादा पालक खा भी ली, बहुत सारी खा ली, ज्यादा ज्यादा क्या हुआ, लूज मोशन होगा, बॉडी डिस्कार्ड कर देगी, जितनी जरूरत है उतनी रखेगी, बाकी निकाल देगी। हेल्थ इंपैक्ट तो नहीं होता ना कोई। तो आप फल सब्जियां जितनी खा सकते हैं खाएं और स्वस्थ रहें। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, सो अभी गुड़ का जो इंटेक है वो मतलब किस तरीके से पूरे दिन में लेना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है। मेरा मतलब घर वाले भी बोलते हैं कि गुड़ की चाय और वो सारा मतलब गले के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होता है। तो उसका इंटेक मतलब किस तरीके से करना चाहिए, कैसे अलग तरीके से भी कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सी। सर एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा उनके साथ में, जैसे कि अभी मौसम मौसम चेंज हो रहा है, तो रेगुलरली हम सुबह जैसे उठते हैं तो गला बंद रहता है, मोस्ट प्रोबेबली डेली का ये रूटीन रहता है। ओके, गला जाम रहता है, ठीक है। देखिए, गुड़ जो है ना, नो डाउट, जो सिंपल शुगर है उससे बेनिफिशियल होता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि गुड़ कैसे लेना चाहिए, आप गुड़ को जो है मेल्ट करके लें तो ज्यादा बढ़िया है, बजाय रॉ खाने के। गुड़ को आप थोड़ा सा क्रश करके आप उसको किसी पैन के ऊपर रख के थोड़ा सा मेल्ट कर लें, उसके बाद आप गुड़ को लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। उसमें गुड़ को मेल्ट करके थोड़े सा अजवाइन वगैरह डालोगे तो और डाइजेस्टिव भी हो जाएगा, और गले के लिए तो अच्छा है ही। डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ जी। और आपका जो क्वेश्चन है कि गला चोक रहता है, जो आपका गला चोक रहता है क्योंकि आपका जो गले में है वो अ, रात को इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉल्यूशन होगा जिसकी वजह से आपको ये होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि नींबू पानी, लहसुन, अदरक, प्याज और ब्रोकली, इसका कंजम्पशन आप बढ़ा दीजिए तो आपका ये ठीक हो जाएगा। संतरे हैं, संतरे खाएं
तो जितना आप विटामिन सी जो है ज्यादा खाएंगे इन नेचुरल फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंथेटिक विटामिन सी, इन नेचुरल फॉर्म आपकी बॉडी उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। जी। सर हमारे वो एक सरकारी स्कूल बना है सर नया। सर वहां पे लिखा हुआ है शाम के टाइम खीरा ना खाएं। सरकारी स्कूल बना हुआ है, वहां क्या लिखा है? शाम के टाइम खीरा ना खाएं। शाम के टाइम खीरे ना खाएं। तो सर शाम के टाइम नहीं खाएं तो कब खाएंगे सर? दोपहर में सैलेड दोपहर बोला ना में। सर ने, देखिए, सैलेड मैं खाना। अब मेरे को नहीं मालूम उन्होंने क्यों लिखा है, उनका अपना एक कॉन्टेक्स्ट होगा। खीरा जो है वो 95% जो है वाटर होता है। आई डोंट नो उन्होंने क्यों लिखा है, लेकिन खीरा जो है 95% वाटर है। आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में भी पानी की जरूरत होती है। तो एक मेरा इंस्टा पे वीडियो भी है कि क्या आप पानी को खा सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे बताई है कि जिसमें बहुत ज्यादा जो है पानी की मात्रा होती है। तो खीरा खाने में ऐसा कुछ नहीं है, आप रात को भी खा सकते हैं, साथ में आप पत्ते भी जोड़ सकते हैं उसके, आप कैरेट भी ले सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं इस तरीके से। जितना भी रॉ खा रहे हैं आप जब मर्जी खाएं। अब दही जो है वो एक अलग है, वो आपका एक नेचुरल फॉर्म में नेचर ने नहीं दिया, वो आपने बनाया है। जो नेचर आपको दे रहा है ना, उसको आप जब मर्जी जैसे मर्जी खाएं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन मैं तो ये भी कहता हूं कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई रात को तरबूज नहीं खाना चाहिए, बहुत से लोग राइट। बोलते हैं, हम तो खाते हैं। नहीं सर, जैसे सर तरबूज में सर, जैसे तरबूज या खरबूजा होता है सर, कहते हैं कि अगर आपने काट दिया उसको तो उसमें बाएं भर जाती है, आपको नेक्स्ट डे नहीं खाना चाहिए अगर रात उसकी क्रॉस हो जाती है सर, ऐसा कोई कंसेप्ट रहता है? ट्रू है ये चीज? मैम देखिए, कोई भी स्टेल फ्रूट तो खाना ही नहीं चाहिए। स्टेल फ्रूट हो या वेजिटेबल हो या आपका कुक फूड है, स्टेल वो खाना ही नहीं चाहिए। जो भी चीज हो वो आपकी फ्रेश होनी चाहिए। आप देखें, हर हम जैसे हमारे अंदर एक प्राण शक्ति होती है, हमारे अंदर एक प्राण शक्ति है ना, जी। ऐसे ही हर नेचर ने जो भी चीज बनाई है, जो भी चीज हमें दे रहा है, उसके अंदर भी प्राण शक्ति है। चाहे आप सेब ले लो, चाहे आम ले लो, चाहे आप तरबूज ले लो, चाहे खरबूजा ले लो, चाहे मूली ले लो। आपने ये देखा होगा कि आपका खरबूजा पड़े पड़े फ्रिज के अंदर पड़े पड़े कई बार खराब होना शुरू हो जाता है। हम्म। अगर आपने 15-20 दिन छोड़ दिया है तो खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति जो है वो कम हो रही है। आप आम को बाहर छोड़ दीजिए या कोई और सब्जी को बाहर छोड़ दीजिए, फ्रिज में मत रखिए, वो भी जल्द जल्द वो थोड़ी जल्दी खराब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति कम होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। राइट सर। नहीं सर, जैसे कहते हैं ना कि जैसे पूरा एक मतलब तरबूज है पूरा फुल फ्लेज वाला, उसमें अगर कट भी लग गया या अगर हमने काट दिया उसको, तो वो नेक्स्ट डे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसको सेम डे ही पूरा कंज्यूम, ये नहीं कि उसको पीसेस कट करके हमने रख दिए हैं उसको प्रॉपर, अगर कट भी लग गया है तो वहां पे भी वो चीज नहीं लेनी चाहिए। देखिए, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके एनवायरमेंट में वायरस बैक्टीरिया आपको नजर तो आते नहीं है, सब हैं। जब आपने काट के रख दिया तो भाई उसका जो एक्सपोज्ड होगा उसके ऊपर वायरस बैक्टीरिया तो टिक जाएगा ना जाके, वो स्टेल ही तो हो गया। आपने उसको खा लिया बाद में, तो आपने तो वायरस बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लिया। जी जी। सर किसका नहीं चल रहा है सर आपके बारे एक क्वेश्चन और था, जैसे कि अभी फ्रूट्स होते हैं या कोई भी हम लोग सब्जी में? होती है, जो बनी बनाई सब्जी होती है, उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, सर अभी तो ना, नेक्स्ट डे उसको हम कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा सर मैं एक बार, बेनिफिशियल तो नहीं होती है, तो वो कितनी ज्यादा सर मैं एक बार मतलब हमारे लिए बेकार है वो चीज है, तो उसके बारे में ठीक थोड़ा है बताएंगे आप? देखिए, मेरा तो सिंपल सा एक मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जब भी बनता है फ्रेश बनता है, स्टेल हम खाते ही नहीं। कारण यह है कि स्टेल आप फ्रिज में भी रखेंगे तो फ्रिज कौन सा आपका जो अंदर से आपके वायरस बैक्टीरिया नहीं है, वो तो है ही ना, वो तो है ही आपके, चाहे वो फ्रिज के अंदर हो चाहे वो बाहर हो। बाहर ज्यादा होंगे, फ्रिज के अंदर कम होंगे, लेकिन फ्रिज के अंदर जो कम होंगे वो कंसंट्रेटेड लेवल पे होंगे। तो आप तुरंत आप बनाएं और खाएं। आयुर्वेद में भी यही बोला है कि भाई आप जब खाना बनाते हैं उसके 45 मिनट के अंदर अंदर आप उसको कंज्यूम कर लें। ये तो आज फ्रिज आ गया तो भाई ये बन गया कि भाई उसको स्टोर कर दिया जाए,
लेकिन पुराने जमाने में जब फ्रिज नहीं था तो इंसान पकाता था, खाता था और स्वस्थ रहता था। चलो, और कोई क्वेश्चन है? सो नहीं सर। तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी तो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट डॉक्टर साहब। आप थैंक हमेशा तैयार रहते हैं और आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया और हमारे लोगों को इतनी चीजें बताई हैं, यू। यस जिसके सर। लिए हम बहुत ही आभारी हैं। वेरी वेरी थैंक यू। और मैं हमेशा तो आपसे बात करता रहता हूँ। रियली सर, वी ऑल आर थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें भी नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी। फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, जो मुझे आज ही पता लगा है। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर मैं मैम। चाहूंगी सर आपका सेशन हम एक जरूर रखें, कि मतलब फ्रीक्वेंट लेवल पे रखें, क्योंकि आपके सेशन से सर हमें बहुत कुछ नई चीजें को पता लग रही है उनके बारे में। तो फ्रीक्वेंट हम रखेंगे जरूर। पर इसके साथ साथ अपनी लाइफ में भी बदलाव करना होगा। मैं आप बिल्कुल सबसे बोल रहा हूँ सर, कि मुझे आपको सीखना और फिर उसको अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। राइट सर। थैंक यू रोशन जी, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, आपने बड़े अच्छे रोचक क्वेश्चन पूछे। ये जो हमने रिकॉर्डिंग भी करी है, मैं रोशन कुमार जी को भी भेज दूंगा ताकि आप इसको दोबारा व्यू भी कर सकें। और जी जी बिल्कुल। और लोगों के लिए भी ये जो है हम इसको थोड़ा सा जो है यूट्यूब चैनल पे भी हम डालेंगे, ताकि और लोगों को भी इस क्वेश्चन से, इस सेशन से बेनिफिट मिल सके। और उसका जो भी क्रेडिट है वो रोशन कुमार जी को है। धन्यवाद।